हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम टैक्सेशन इन इंडिया का थर्ड टॉपिक देखेंगे जो कि है इनडायरेक्ट टैक्सेस टिल जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में मल्टीपल पॉइंट्स पर देखने को मिलते थे। प्रोडक्शन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस था जिस पे एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, सेंटर अपनी अलग लगाती थी, स्टेट अपनी अलग लगाती थी। ट्रांसपोर्टेशन पे हमें टैक्स देखने को मिलता था। तो अगर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन होता था तो वहाँ पर एंट्री टैक्स या फिर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देखने को मिलती थी। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता था तो उस पे सेल्स टैक्स लगता था। अगेन सेंटर अपना अलग टैक्स लगाती थी, स्टेट अपना अलग टैक्स लगाती थी। इसके साथ इंपोर्ट्स पे इंपोर्ट्स ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटीज लगती थी। तो मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन थे। मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के साथ साथ मल्टीपल स्लैब्स भी थे हर एक पॉइंट पर। तो इसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया था। इनपुट्स जो है मल्टीपल टाइम्स टैक्स कर दिए जाते थे और टैक्सेस ऑन टैक्स भी देखने को मिलता था जो कि कैस्केडिंग इफेक्ट्स को बताता है। तो इसे अगर एक एग्जांपल से समझे कि अगर एक पर्सन ए है जिसने बाई किया है एक्स जो कि इनपुट है फ्रॉम पर्सन बी, और इन एक्स की कॉस्ट अगर 100 है, तो जब ए इन एक्स को बाई करेगा तो उसे 10% हम एज्यूम करते हैं कि सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। तो ए के लिए अब इस एक्स की कॉस्ट हो गई 110। ए इस एक्स का इस्तेमाल करेगा प्रोड्यूस करने के लिए वाई को, और हम ये मान लेते हैं कि उसने ऐड किया वैल्यू 20। तो जो वाई की कॉस्ट होगी एक्स की वो 110 जो एक्स उसने इस्तेमाल किए थे प्लस 20 जो वैल्यू उसने ऐड की थी, तो ये हो जाती है 130। अब जब बायर्स इस प्रोडक्ट वाई को खरीदेंगे ए से, तो उन्हें अगेन 10% टैक्स देना होगा जो कि सेल्स टैक्स हमने एज्यूम किया है। तो बायर्स परचेज करेंगे 143 पे। तो अगर अब इस सिचुएशन को ब्रेक डाउन करें तो ए ने एक्स को खरीदा था जो कि इनपुट्स हैं जिनकी कॉस्ट 100 थी, लेकिन उनको खरीदने के लिए ए को 110 पे करना पड़ा। अब ये 110 बी के पास जाएगा क्योंकि ये सेल्स टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो 10 टैक्स बी ने कलेक्ट किया था वो आगे गवर्नमेंट को बी पे करेगा। कंज्यूमर वाई परचेज करेगा जिसकी कॉस्ट 130 थी और उसको परचेज करने के लिए 143 पे करेगा। अब अगेन ये सेल्स टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ए ये जो 13 टैक्स कलेक्ट हुआ है कंज्यूमर से उसको आगे गवर्नमेंट को पास ऑन करेगा। अब 130 जो कॉस्ट थी वाई की उसमें 100 कॉस्ट थी उन इनपुट्स की जो ए ने खरीदे थे एक्स, और 20 वो वैल्यू थी जो ए ने ऐड की थी, और 10 वो टैक्स था जो ए ने इनपुट्स खरीदने पर पे किया था। तो जब कंज्यूमर 143 पर प्रोडक्ट वाई को परचेज करते हैं तो ये 130 प्लस 10% ऑफ 130, तो इस ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग 100 जो कि इनपुट्स की कॉस्ट थी उस पर दोबारा 10% टैक्स पे करना पड़ रहा है। 20 जो कि वैल्यू एडेड था उस पर 10% टैक्स पे करना पड़ रहा है, और टैक्स जो पर्सन ए ने पे किया था उस पर भी 10% के रेट से टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनपुट्स दो बार टैक्स हो गए, एक बार कंज्यूमर पे कर रहे हैं और एक बार पर्सन ए ने पे किया था एक्स पर टैक्स, और जो टैक्स पर्सन ए ने पे किया था उस पर भी हमें टैक्स देखने को मिल रहा है। तो टैक्स ऑन टैक्स हमें देखने को मिल रहा है जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम को लॉन्च किया गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन ए अगर इनपुट्स खरीद रहा है जिसकी कॉस्ट 100 है फ्रॉम पर्सन बी, तो 10% टैक्स हम मान रहे हैं कि उस पर एज अ सेल्स टैक्स पर्सन ए को देना पड़ेगा पर्सन बी को। अब ए जो है पे करेगा 110 टू बी, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम में ये जो टैक्स इनपुट पर दिया गया है वो वापस क्रेडिट हो जाएगा उस पर्सन के अकाउंट में। तो एक्स की जो कॉस्ट है वो 100 ही रही ए के लिए, क्योंकि वो जानता है कि जो 10 उसने एज अ टैक्स पे किया है बी को वो उसके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो अब पर्सन ए इस्तेमाल करेगा इस एक्स इनपुट का प्रोड्यूस करने के लिए वाई को, और हमने अभी भी एज्यूम किया है कि उसने वैल्यू एडिट की है 20। तो अब जो वाई की कॉस्ट होगी वो 100 उन प्लस 20 जो वैल्यू ऐड की गई है, तो कॉस्ट हो जाएगी वाई की 120। अब कंज्यूमर्स जब इसको परचेज करेंगे तो 10% टैक्स देने के बाद कंज्यूमर्स को इनकी प्राइस पड़ेगी 132 की। अब y की जो कॉस्ट 120 है इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हम देखेंगे कि इसमें x की कॉस्ट है जो कि 100 पे खरीदे गए थे, और वैल्यू एडेड जो a ने की थी 20 वो शामिल होता है, और 132 जो कंज्यूमर ने पे किया था उसमें ये कॉस्ट जो पर्सन ए को लगी है y की प्लस 10% टैक्स। तो जो इनपुट्स इस्तेमाल हुए हैं x उन पे 10% टैक्स कंज्यूमर पे करेगा, और जो वैल्यू एडेड पर्सन ए ने की है 20 उस पर 10% टैक्स के हिसाब से दो एज अ टैक्स कंज्यूमर पे करेगा। तो इस सिचुएशन को अगर हम समझें
तो पर्सन ए ने एक्स खरीदे जिनकी कॉस्ट 100 थी और उसके लिए 110 पे किया बी को। अब क्योंकि जो 10 था ये टैक्स था, तो पर्सन बी इन टैक्स को बी को गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम के अंदर ये जो टैक्स था ये वापस ए के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जो इफेक्टिव कॉस्ट थी एक्स की, ए के लिए वो 100 ही रही। अब कंज्यूमर बाई करेगा वाई को जिसकी कॉस्ट 120 है, जिसमें 100 एक्स की कॉस्ट है प्लस 20 जो पर्सन ए ने वैल्यू एडिट की है, और 10% टैक्स के हिसाब से कंज्यूमर 132 पे करेगा। तो अब ए को 12 एज अ टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, लेकिन ए जो है ऑलरेडी 10 एज अ टैक्स पे कर चुका है, तो उसको रिड्यूस ए कर लेगा अपने टैक्स ऑब्लिगेशन में, और अब ए सिर्फ 2 एज अ टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो बी ने पे किया है 10 एज अ टैक्स फॉर सेलिंग एक्स, पर्सन ए ने पे किया है 2 एज अ टैक्स फॉर वैल्यू एडिड टू प्रोड्यूस वाई, और गवर्नमेंट को 12 एज अ टैक्स मिला है। तो 1985 से पहले कोई वैल्यू एडिड टैक्सेशन का सिस्टम नहीं था। 1985-86 में मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये सिर्फ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे लगता था। 1992-93 में सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया जो सभी सेल्स टैक्स पे लगता था, और 1997 से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे लगने लगा। 2004-5 में स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये सभी टैक्सेस पे लगता था। लेकिन यहाँ पर जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होते थे या फिर ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती थी, वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता था। तो इसी को फिर जीएसटी ने इंक्लूड किया है और इस प्रॉब्लम को जीएसटी में सोल्व किया गया है, तो वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।